हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक केमिकल इक्वेशन। लेकिन केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए हमें किसी एग्जाम्पल की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम किसी एग्जाम्पल के हेल्प से केमिकल इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन दोनों में आखिर रिलेशन क्या है। तो चलिए किसी एग्जाम्पल के साथ हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले एक एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि जब नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, एट लो टेम्परेचर बट हाई प्रेशर, तो हम जानते हैं कि अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। तो किस गैस का फॉर्मेशन करता है? अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है एट लो टेम्परेचर बट हाई प्रेशर, देन अमोनिया गैस इज फॉर्म, तब अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। अगर इसी इक्वेशन को अगर इसे वर्ड में लिखा जाए, अगर इसी इक्वेशन को वर्ड में लिखा जाए, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे कि व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट लो टेम्परेचर बट हाई प्रेशर देन इट गिव्स अमोनिया। तो ये अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। और इसे जब वर्ड में लिखा जाता है तो कम से कम हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 से 4 लाइन हम कवर करते हैं। ठीक है, यानी इस रिएक्शन को लिखने में कम से कम हमें 3 से 4 लाइन कवर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसे किसी केमिकल इक्वेशन के रूप में अगर लिखा जाए, अगर वर्ड में इसे लिखा जाए तो कम से कम 3 से 4 लाइन को हमें कवर करना होगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को अगर किसी केमिकल इक्वेशन में अगर रिप्रेजेंट कर दे, तो रिप्रेजेंट करने के बाद ये सिर्फ एक लाइन को कवर करता है। अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हमें ज्यादा स्पेस लेना पड़ता है, ज्यादा लाइन को कवर करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें इस रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो ये केमिकल इक्वेशन क्या करता है, इसको एक लाइन में रिप्रेजेंट कर देता है, मतलब इसको शॉर्ट बना देता है। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन क्या करता है, शॉर्ट कर देता है। इसी कारण कहा जाता है कि केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन या शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के शॉर्ट फॉर्म को, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया किसी एग्जांपल की हेल्प से कि जब इस रिएक्शन को अगर हम वर्ड में लिखेंगे तो कम से कम ये 3 से 4 लाइन को कवर करेगा। लेकिन इसी को अगर हम केमिकल इक्वेशन के रूप में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सिर्फ एक लाइन में क्या होता है, कवर हो जाता है। तो ये इससे हम समझ सकते हैं, ये इंडिकेट करता है कि आखिर केमिकल रिएक्शन के शॉर्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन या इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होगा, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction या हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, which is written in terms of, अब इस केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंबल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, हम इस केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए किसी सिंबल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसका कंप्लीट डिफिनेशन क्या होगा, ए केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, दिस इज रिटेन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जिसे लिखने के लिए हम सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जानना होगा कि आखिर सिंबल और
molecular formula. This is written in terms of symbol and molecular formula. Symbol and molecular formula. Symbol is used for an element. सिंबल का यूज होता है किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज हम किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है यहाँ पर कि केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। दिस इज रिटेन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला वेयर सिंबल इज यूज्ड एज एन एलिमेंट वेयर एज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज यूज्ड फॉर ए कंपाउंड। अब जहां मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस पूरे को हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन अब केमिकल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज रिटेन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन वेयर सिंबल इज यूज्ड एज एन एलिमेंट, सिंबल इज यूज्ड एज एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इज यूज्ड फॉर अ कंपाउंड, और मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज किसी कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर इस केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट हम करेंगे कैसे, रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत से रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आखिर वो सब रूल कौन कौन सा है, इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये जानना है कि रूल्स फॉर द राइटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, इस केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए कौन कौन से रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा कि आखिर केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या जाना कि आखिर केमिकल इक्वेशन को हम केमिकल रिएक्शन के साथ किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन है या शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और अब हमें ये जानना है रूल्स फॉर द राइटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, हाउ कैन बी राइट अ केमिकल इक्वेशन। हम किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे और लिखने के लिए कौन कौन से रूल को फॉलो करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसका कौन कौन सा रूल है जिसका यूज करके हम केमिकल इक्वेशन को इजीली लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमें जानना है रूल्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमें कौन कौन से रूल को फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने जो इक्वेशन लिया N2 + 3S2 फॉर्म क्या कर रहा था, 2NS3 का फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये जो N2 + 3S2 है, N2 + 3S2 है, ये क्या कर रहा है, आपस में रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद ये क्या करता है, प्रोडक्ट के रूप में NS3 का फॉर्मेशन करता है। तो जो केमिकल सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, हम जानते हैं कि उसे हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट का नाम देते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं, रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, जबकि प्रोडक्ट के रूप में, जबकि जिस चीज का फॉर्मेशन होता है केमिकल रिएक्शन में, उस चीज को हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन हुआ, N2 और 3S2 होगा, जबकि हम कह सकते हैं कि NS3 जो है यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है। ठीक है, यानी ये प्रोडक्ट होगा जबकि ये क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो अब सोचिए यहाँ पर देखिए, ये जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, सिंबल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा रूल जो होगा, करेक्ट द रिएक्टेंट, सबसे पहला रूल जो हमें फॉलो करना है वो रूल क्या है, करेक्ट द रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, विच टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, are taken या are retained in terms of symbol and molecular formula, तो फर्स्ट रूल मेरा क्या कह रहा है कि रिएक्शन में
रिएक्शन में जो केमिकल सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एज ए रिएक्टेंट के रूप में, उस केमिकल सब्सटेंस को हमें क्या करना है, उसके सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में लिखना है, ठीक है। तो द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन आर रिटेन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए यहाँ पर सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में यूज किया गया, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, नंबर सेकंड रूल। सेकंड रूल हमें क्या फॉलो करना है कि अगर एक से ज्यादा मोर देन वन केमिकल सब्सटेंसेस टेक पार्ट एज ए रिएक्टेंट इन रिएक्शन, अगर रिएक्शन में एक से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस यूज होता हो एज ए रिएक्टेंट के रूप में, तो हमें क्या करना है, ए साइन ऑफ प्लस इज एडेड बिटवीन द टू और मोर रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो उन दो या अधिक रिएक्टेंट के बीच में हमें क्या करना है, एक प्लस साइन का यूज करना है, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर सबसे पहला रूल क्या करना है कि जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, टेक पार्ट कर रहा है रिएक्शन में, उन रिएक्टेंट को हमें क्या करना है, सिंबल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में लिखना है। और अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट हो रहा है तो हमें क्या करना है, उन दोनों के बीच एक प्लस साइन को ऐड करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड रूल में क्या होगा, ए साइन ऑफ प्लस is added, ठीक है, between the reactants, उस रिएक्टेंट के बीच में हमें क्या करना है, एक प्लस साइन को ऐड करना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, रूल नंबर सेकंड। यहाँ पर क्या हो गया, रूल नंबर सेकंड। अब ध्यान अगेन, अब हम जानते हैं कि ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट का काम तो हम कर चुके हैं कि जो रिएक्टेंट लेना है उसे हम सिंबल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में लेंगे। दूसरा हम क्या बताएं कि अगर रिएक्टेंट की संख्या अगर एक से ज्यादा है तो उसके बीच हम क्या करेंगे, प्लस साइन का यूज करेंगे, ठीक है। नंबर थर्ड देखिए क्या है कि अब कह रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है जिसे सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में लिखा जाता है, इट इज रिटेन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसको लिखने के लिए हम किस साइड का यूज करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे। यानी रिएक्टेंट इज रिटेन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन में हम लिखेंगे, ठीक है। किस साइड लिखना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन लिखना है, ठीक है। यानी रिएक्शन के लेफ्ट साइड में लिखना है, ठीक है। रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज करते हैं एंड इट इज रिटेन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। अब उसी प्रकार का रहा है कि द प्रोडक्ट व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, द प्रोडक्ट व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आल्सो रिटेन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब कह रहे हैं नंबर 4 स्टेप क्या होगा, द प्रोडक्ट व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड, the product this is being formed in a chemical reaction also retain in terms of symbol and molecular formula, also retain in terms of symbol and molecular formula। उसी तरह से जिस तरह से रिएक्टेंट को हम सिंबल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में लिख रहे थे, उसी तरह से द प्रोडक्ट व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन में बनता है या बनाया जाता है, उसे हमें क्या करना है, उसे भी सिंबल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में लिखना है। लेकिन इसे लिखने के लिए हम किस साइड का यूज करेंगे, राइट हैंड साइड का यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि रिएक्टेंट इज रिटेन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, बट प्रोडक्ट इज रिटेन राइट हैंड साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, और इसे जो है हमें राइट हैंड साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन लिखना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इन राइट हैंड साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन,
केमिकल रिएक्शन के राइट हैंड साइड में लिखना है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं इसका? नेक्स्ट स्टेप सिमिलर, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, तो उन दोनों के बीच में हम क्या कर रहे थे? प्लस साइन का यूज कर रहे थे। उसी प्रकार अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा हो, ठीक है, मोर देन वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, देन आल्सो बी यूज ए प्लस साइन बिटवीन देम। तो हम वहां पर भी क्या करेंगे? एक साइन ऑफ प्लस इज एडेड बिटवीन टू और मोर प्रोडक्ट्स। जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर भी हम क्या करेंगे? एक प्लस साइन का यूज करेंगे बिटवीन द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम यहां पर भी क्या कर सकते हैं? एक प्लस साइन या ए साइन ऑफ प्लस इज आल्सो एडेड बिटवीन टू और मोर प्रोडक्ट्स। अगर दो या अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उनके बीच भी हम क्या करेंगे? एक प्लस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम कैलकुलेशन क्या कर लिए, अभी हम डिस्कस किसके बारे में कर लिए कि आखिर केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हम कौन कौन से रूल को फॉलो करेंगे। तो इन सब रूल को फॉलो करेंगे। लेकिन अब देखिए, हम रिएक्टेंट के बारे में डिस्कस कर लिए, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर लिए कि इसे केमिकल इक्वेशन में किस तरह से लिखना है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है? इन लास्ट वन we have to use, लास्ट में हमें क्या करना है? we have to use an arrow। ठीक है, we have to use an arrow between the reactants and the products, between reactants and products, इन दोनों के बीच में लास्ट स्टेप के रूप में हम क्या करेंगे? बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में हम क्या करते हैं? एक एरो साइन का यूज करते हैं। साइन ऑफ एरो इज एडेड बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एक एरो साइन का यूज करते हैं। अब एरो साइन का यूज हम क्यों करते हैं? ये एरो साइन ये इंडिकेट करता है कि इन विच डायरेक्शन ए केमिकल रिएक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में केमिकल रिएक्शन होता है, इसे इंडिकेट करने के लिए हम इन दोनों के बीच में एक एरो साइन इंडिकेट करते हैं, जो इंडिकेट करता है कि किस डायरेक्शन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट होगा, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि एरो का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में? लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो हो रहा होगा वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसे एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब करके सपोज करते हैं कोई सबस्टेंस ए है, अगर बी से रिएक्ट करता है, अगर कोई सबस्टेंस ए जो बी से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद एज ए प्रोडक्ट के रूप में अगर सी प्लस डी का फॉर्मेशन करता है, तो इसे हम केमिकल इक्वेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? सबस्टेंस ए को सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिंबल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे, सिंबल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। उसी प्रकार रिएक्ट करता है किसके साथ? बी से, इसे भी हम क्या करेंगे? रिएक्ट, है ना, सिंबल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। रिप्रेजेंट करने के बाद चूंकि हम जानते हैं कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहा है, ए और बी रिएक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों रिएक्टेंट का काम कर रहा है। तो जब यहाँ पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो अभी हमने क्या बताया कि इन दोनों के बीच में हमें प्लस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करने के बाद एज ए प्रोडक्ट के रूप में हम जानते हैं सी और डी सबस्टेंस का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो सबस्टेंस सी है, हमें क्या करना है? इसका सिंबल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज करना है। उसी प्रकार अगर डी सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें क्या करना है? इसके भी सिंबल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को यहाँ पर इंडिकेट करना है। ठीक है, अब करेंगे जब ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करता है, तो सी प्लस डी का फॉर्मेशन करता है, तो इसका मतलब क्या है? ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एक से ज्यादा हो रहा है। इसी तरह हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में प्लस साइन का यूज करेंगे, यानी ए प्लस बी जब रिएक्ट करता है तो सी प्लस डी का फॉर्मेशन करता है। अब हम जानते हैं कि ए प्लस बी से रिएक्शन करने से सी प्लस डी का फॉर्मेशन होता है, इसी का इसका एरो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट यूज किया गया है, राइट हैंड साइड
प्रोडक्ट को लिखा गया है ना? तो इसलिए कह रहा है कि इसका एरो का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो हो रहा है वो लेफ्ट टू राइट हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम अब क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो साइन का यूज करेंगे, ठीक है, एरो साइन का यूज करेंगे। उसी प्रकार अगर कहा जा रहा है कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हम जानते हैं वाटर का फॉर्मेशन करता है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हाई टेम्परेचर प्रेशर पर, तब हम जानते हैं कि वाटर का फॉर्मेशन होता है। और इसे केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसी तरह से हेल्प ले सकते हैं। देखिए हम कहा जा रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, कहा जा रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हम जानते हैं वाटर का फॉर्मेशन करता है। इसे भी हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ये जो रिएक्टेंट है इसे हमें क्या करना है, सिंबल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन क्या हो गया O2, कौन क्या करता है वाटर, वाटर का फार्मूला H2, ठीक है। इसे हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, केमिकल इक्वेशन, ये आपका केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये आपके केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आखिर हम इसे लिखेंगे किस तरह से कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब जाकर क्या होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसे हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, हाँ। तो ये आपका क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें। थैंक यू।